हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रेट मेजर का अगला लेक्चर। आज ये लास्ट लेक्चर होगा है ना 6.1 एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर दिए हैं। आज हम 11 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन इस लेक्चर में करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए पार्टिकल moves along the curve moves along the curve 6y equals to x cube plus 2 find the points on the curve at which the y coordinate is changing at times as fast as the x coordinate। क्वेश्चन में है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक पार्टिकल जो है ना इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है ना, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। कह रहा है क्या इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको जहां का y कोऑर्डिनेट जो है ना y कोऑर्डिनेट का जो चेंज होने का रेट है ना x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट से कितना है 8 टाइम्स है, ठीक है ना। उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कर्व यही है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है ना। और इस कर्व पर क्या कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए जहां का y कोऑर्डिनेट का जो चेंज होने का रेट है ना x कोऑर्डिनेट से क्या है 8 टाइम्स है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट क्या है y है, ठीक है ना। और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपको निकालना है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं p। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का जो चेंज होने का रेट है, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको बोलेंगे ना dy/dt। y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है ना। और y यदि चेंज होगा तो आपको बोलना पड़ेगा dy और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो dy/dt बोल देंगे। ऐसे यहाँ बोला नहीं गया है किसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट ये बोला है कि y कोऑर्डिनेट जो है ना चेंज हो रहा है 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट से, ठीक है ना। तो फिर आपको बताना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मान लीजिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इसका जो y कोऑर्डिनेट है ना ये चेंज होने का रेट हो जाएगा dy/dt। अरे टाइम के रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट को चेंज होने का रेट dy/dt ही ना, और x कोऑर्डिनेट को चेंज होने का रेट क्या होगा dx/dt। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों नहीं है देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, है ना। मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है जहां पर इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ना x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो 8 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तब जाकर के क्या होगा, ये दोनों के दोनों बराबर आ जाएगा। अभी x कोऑर्डिनेट से 8 गुना चेंज हो रहा है y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट से 8 गुना, है ना। तो इसमें 8 से जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे 2 और 12 में कितना का चेंज आ रहा है ना, देखिए 6 टाइम्स का चेंज है। अब ये कहेंगे 12 जो है ना 2 से क्या है 6 गुना है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब चलिए देखिए dy/dt निकालने के लिए इस फंक्शन को आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। चूंकि गिवन है कर्व का इक्वेशन क्या, 6y = x³ + 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6 × dy/dt। चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा क्या 3x², कांस्टेंट का आ जाएगा 0, और फिर x को t के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो आ जाएगा क्या dx/dt, ठीक है ना। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं और देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × dy/dt = x² × dx/dt। अब फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, dy/dt का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा x²/2 और dx/dt। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 भी देखिए क्या है, dy/dt के बराबर है, इक्वेशन 2 भी dy/dt के बराबर है। दोनों को क्या कर सकते हैं, हम बराबर कर सकते हैं ना RHS को। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा 8 × dx/dt = आ जाएगा क्या x²/2 dx/dt। ये दोनों कैंसिल हो गया और देखिए क्या बचा, 8 = x²/2 और फिर ये आ जाएगा क्या x² = 16, तो x = आ जाएगा ±4, ठीक है। चूंकि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पर, इसीलिए y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। चूंकि 6y = दिया हुआ है क्या x³ + 2, तो y = आ जाएगा 1/6 × x³ + 2। अब चलिए x और y का, x का यहाँ वैल्यू डालते जा रहे हैं और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू रख लेते हैं कितना 4, तो आ जाएगा 4 × 4 = 16 × 4 64 + 2, है ना, 66 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 11। फिर यहाँ चलिए 64 में से 2 जाएगा, 64 में से 2 जाएगा तो 62, नहीं हाँ -64। जब यहाँ पर आप x के जगह पर -4 रखेंगे, है ना, x के जगह पर यदि आप -4 रखेंगे, देखिए y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16 × 4 64 -64 + 2/6, तो ये आ जाएगा कितना -62/6। कैंसिल करना है कर लीजिए, 31 × 2 = 62 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -31/3। इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ही तो निकालना था ना इस पॉइंट का। p का कोऑर्डिनेट निकल गया, देखिए क्या 4 × 11 और -4 × कितना -31/3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second, at what rate is the volume of the bubble increasing
when the radius is वन सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एयर बबल आपको समझ में आ गया होगा, है ना, वो बैलून की तरह होता है। जैसे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शैम्पू आप ले लीजिएगा, है ना, और एक घास का कोई टुकड़ा को मोड़ लीजिएगा, ऐसे करके शैम्पू को मिलाइएगा और उसको फूंक लगाइएगा, उसमें देखिएगा बहुत सारा बबल क्या होगा आपको इस प्रकार का आपको मिलेगा देखने के लिए, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बबल बोलते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का बबल आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, और इसका जो रेडियस है ना वो किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है ये दिया हुआ है। कर रहा है क्या, एयर बबल का जो रेडियस है ना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर कर रहा है क्या, देखिए, एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ये आपको पता चल गया होगा, इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट चाहिए आपको, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब उस बबल का रेडियस कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। इसमें कोई दम नहीं है, हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। आर जो है ना रेडियस ऑफ एयर बबल है ना, और भी मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, और देखिए डी आर बाय डी टी आपको दिया हुआ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है वॉल्यूम में चेंज कब, जब आर इसका कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का। काफ़ी आसान है। अब ये नहीं कि वॉल्यूम किसका निकालें जी, जब ये बबल बना होगा और तो ये स्फेयर के जैसा होगा ना देखने में, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो देंगे ना स्फेयर का देंगे। ठीक है ना, इसमें ये नहीं कि वॉल्यूम किसका यूज़ करें, आपको ऐसा महसूस होगा। और देख लीजिए यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है ना ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4π/3 डी आर क्यूब बाय यहाँ हो जाएगा डी टी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3r² डी आर बाय डी टी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और डी भी बाय डी टी क्या मिला, 4πr² डी आर बाई डी टी। देखिए रेडियस में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर मेरे को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 2πr², ये हो जाएगा क्या, डी भी बाय डी टी। ठीक है ना, डी भी बाय डी टी। जब आर इक्वल्स टू कितना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है, केवल कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पर आर की जगह पर 1 रख लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 2π। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें कोई मतलब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं था इस क्वेश्चन को करने में, है ना, आप आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है ए बैलून, क्वेश्चन नंबर 13, ए बैलून which always remains spherical has a variable diameter. Find the rate of change of its
वॉल्यूम with respect to x। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बैलून ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, है ना, हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x प्लस 1। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। कह रहा है क्या कि एक बैलून है जो हमेशा स्फेयर के आकार का है ना, और इसका डायमीटर वेरिएबल है। डायमीटर वेरिएबल है इसका मतलब रेडियस भी वेरिएबल होगा, है ना। और इसका रेडियस मान लेते हैं क्या, r। d देखिए इसका दिया हुआ है कितना, 3/2 2x प्लस 1। तो r कितना आ जाएगा, इसमें आप क्या करें 2 से डिवाइड लगा दीजिए, इस स्फेयर का रेडियस निकल जाएगा 3/4। इसमें जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो इसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे या 1/2 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तब आपको मिलेगा क्या, 3/4 2x प्लस 1। अब देखिए आपको निकालना क्या है, इसके वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बस यही तो चाहिए। अब आप जानते हैं ये स्फेयर के आकार का होगा देखने में, है ना। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो चलिए यहां निकाल लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करना है इसको। 4/3 पाई r क्यूब बाय dx, ये कॉमन निकल जाएगा 4 पाई बाय, और जब आप x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x नहीं r, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3/4 2x प्लस 1, इसका आ जाएगा क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3/4 का पावर 3 को क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, है ना। ये बाहर निकल जाएगा नॉर्मल कैलकुलेशन पर, और ये हो जाएगा क्या, 2x प्लस 1 का क्यूब बाई dx। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, एक 4 से एक 4 कट जाएगा तो 4 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 9 पाई बाय 16 यहाँ बचने वाला है ना। और इसको डिफ्रेंशिएट करना कितना आसान है, ये बात आप जानते हैं। पहले पावर वैल्यू करेंगे तो आ जाएगा क्या, 3 इंटू 2x प्लस 1 के पावर में 2, फिर अंदर वाले को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आ जाएगा 2। इसको इससे आप कैंसिल कर लीजिए तो आ जाएगा 8, 9 3 27। तो क्या आ जाएगा, 27 पाई बाय 8 2x प्लस 1 के पावर में 2, है ना। ये निकल गया इसके वॉल्यूम में चेंज x के रिस्पेक्ट में। ये सब डिफरेंशिएशन है, हम आपको कल भी बोले थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो डेरिवेटिव ये कैसे आया, ये मेरा काम नहीं है करना, है ना। यदि ये मेरा काम, हाँ मेरा काम ये था, इसके लिए हम क्या किए हैं, एक डिफरेंशिएशन का लेक्चर बना दिए हैं, है ना। प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लीजिए, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये कैसे कैसे हुआ है ना। एक्चुअली यहाँ समझना क्या था, समझना ये है कि मेरे को निकालना क्या है और क्या क्या गिवन है ना, रेट मेजर में। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand
forms a cone on the ground in such a way that देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है क्या, सेंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है गिरना, पोरिंग मतलब क्या होता है, गिरना, है ना। कह रहा है क्या, और सेंड मतलब होता है बालू, समझे क्या, इसका मतलब होता है बालू, और पाइप मतलब आप जानते ही हैं, इसमें और कुछ भी ज़्यादा नहीं है ना। कह रहा है क्या, एक पाइप से जो है ना बालू को गिराया जा रहा है, मतलब गिर रहा है ना। एक मान लीजिए एक पाइप है, और इस प्रकार से मान लीजिए एक पाइप है ना, इसमें से मान लीजिए बालू गिर रहा है, पाइप में से बालू गिर रहा है, ऐसा ये बोल दिया। और बालू जो गिर रहा है ना, उसके गिरने का देखिए रेट दिया हुआ है, किस रेट से बालू गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब जो बालू गिर रहा है नीचे, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है ना। ये बात आपको पता चल रही है ना। यहाँ तक यही बोला ये कि सेंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहा है क्या, एक पाइप से जो बालू गिर रहा है ना, उसका जो गिरने का रेट है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ तक आप पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द फॉलिंग सेंड, मतलब फॉल मतलब गिरना होता है ना, वो जो सेंड गिर रहा है ना, फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड, है ना, इन सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। पहले यहाँ तक समझना है आपको, उसके बाद आगे क्या मांग रहा है ये हम बाद में देखेंगे। कह रहा है क्या, बालू जो गिर रहा है ना पाइप से, उसका रेट गिरने का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और वो बालू जो फॉल हो रहा है, गिर रहा है नीचे जमीन पर, वो क्या कर रहा है, एक कोन बना रहा है, और इस प्रकार का कोन बन रहा है कि उस कोन का जो हाइट है ना, उसके रेडियस का 1/6 है हमेशा। 1/6 का मतलब 1/6 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये दिया हुआ है हाइट जो है ना, उसके रेडियस का 1/6 है। इसका मतलब रेडियस में यदि आप 6 से डिवाइड लगाएंगे तो उसके हाइट के बराबर आएगा। यदि रेडियस r है तो उसका हाइट क्या है, r/6, ऐसा बन रहा है। इसका मतलब रेडियस यदि मान लीजिए 30 है तो हाइट कितना होगा उस इंस्टेंट पर, 5 हो जाएगा। रेडियस मान लीजिए 40 है तो 40/6 कर दीजिएगा। रेडियस यदि मान लीजिए 12 है तो हाइट उस टाइम में कितना होगा, 2 होगा। मतलब हमेशा इस प्रकार से ही बालू गिर रहा है कि रेडियस का जो है ना हमेशा वो 1/6 हो जाता है, ठीक है ना।
मतलब ऊपर से बालू गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से गिर रहा है, 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब यदि गिरता है बालू, है ना, तब जो मान लीजिए हम आपको ऐसे समझा देते हैं, पहले ऐसे ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ से बालू गिर रहा है ना, तो बालू गिर करके क्या करता है, एक कोन बना देता है। और मान लीजिए 1 सेकेंड में बालू यहां से गिरा, आप गिराइएगा हाथ में बालू रख करके गिराइएगा, देखिएगा एकदम वो क्या करता है, कोन जैसा बन जाता है। हम लोग बचपन में जब रोड पर खेला करते थे ना, तो उस टाइम में क्या करते थे, हाथ में से बालू उठा लेते थे, उसको नीचे गिराते थे, सच में कोन बन जाता था। इसीलिए मेरे को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम को दिक्कत नहीं हुआ, है ना। ऐसे करके क्या हुआ ना, बालू को वो गिरा रहा है ऊपर से, है ना, बालू का जो गिरने का रेट है, अरे गिराइएगा तो उसका कुछ ना कुछ रेट होगा ना, ध्यान दीजिए, उसका कुछ ना कुछ रेट होगा। तो वही बालू आकर के नीचे गिरा, मान लीजिए 1 सेकेंड में ऐसा आकार बना दिया। तो जो बालू ऊपर से गिरा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से, है ना, तो वही बालू यहां पर आकर के शंकु बना दिया, कोन बना दिया, है ना। और ये कोन जो बनाया, अब आप मुझे बताइए 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से जो गिर रहा है, तो वो जो कोन का जो बालू ऊपर से गिरा वही बालू यहाँ है, तो इसका मतलब उस बालू का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बराबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोन का वॉल्यूम दे दिया है क्या, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नहीं आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए बालू यहाँ से नीचे गिरा है, वो बन गया कोन, कोन बना दिया। जो बालू नीचे गिरा वो कैसा आकार बन गया, कोन जैसा, है ना, कोन जैसा बन गया। तो जो मेरे को हाथ में जैसे मान लीजिए बालू रखे, उसको ऐसे गिरा दिए, तो जितना बालू मेरे हाथ में था वही नीचे गिरा, और उसका जो गिरने का रेट है ना, पर सेकेंड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हर सेकेंड जो 12 सेंटीमीटर क्यूब कोन के ऊपर आ रहा है, जैसे मान लीजिए बालू गिरा रहे हैं, तो फिर क्या कर रहा है, इसका हाइट जो है ना, रेडियस मान लीजिए यदि बड़ा हो जाता है तो 1/6 ही इसका हाइट हो पाता है। मतलब रेडियस यदि मान लीजिए 12 होगा तो हाइट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा। रेडियस 18 हो जाएगा तो हाइट 3, रेडियस मान लीजिए 24 तो हाइट 4, है ना। पर सेकेंड ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो बालू हम गिरा रहे हैं वो एक कोन बना रहा है, तो ऊपर से जो बालू गिर रहा है उसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम तो हमेशा बराबर आएगा। ये बात आपको समझ में आया। वही बालू से जो कोन बना ना, तो उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर आएगा हमेशा। उसका देखिए गिरने का रेट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो कोन का वॉल्यूम आप बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। और जो ये बन रहा है ना, ये जो आकार ले रहा है, ये जो शेप बना रहा है ना, फिर रेडियस क्या हो जाएगा ना, हाइट से 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर h इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, उसके रेडियस का 6 टाइम है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं r जो है ना उसके हाइट का क्या है, 1/6 है, 1/6 टाइम नहीं 1/6 है। और आप ऐसे ही बोल सकते हैं उस क्या कहते हैं, कोन जो बन रहा है ना नीचे गिर करके, उसका जो हाइट है ना, नहीं रेडियस है ना, उसके हाइट का 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब क्या, यदि हाइट 1 होगा तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6। हाइट 2 होगा तो रेडियस उसका 12 होगा। हाइट यदि 3 होगा तो रेडियस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हाइट यदि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का हो गया होगा तो आप बोल सकते हैं इसका रेडियस पक्का 24 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर गया होगा। समझ में आया क्या। मतलब इस प्रकार से पर सेकेंड जो है ना, इसका हाइट में इंक्रीजमेंट हो रहा है और रेडियस में भी। मतलब ये दोनों में रिलेशन दे दिया है। या तो आप हाइट इक्वल्स टू यूज करना चाहते हो तो r इक्वल्स टू नहीं, मतलब h इक्वल्स टू तो r/6 लिखो, और r इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 6h, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए पहले आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद होगा बात। और क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड, है ना, कोन इंक्रीजेज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, उस कोन का हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जब उस कोन का हाइट कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का, तब उसका हाइट किस रेट से इंक्रीज किया, बढ़ा, है ना। चलिए फिर से एक बार हम ऐसे रफली पढ़ देते हैं इस चीज़ को। एक कोन है, नहीं एक पाइप है, वहाँ से बालू जो है ना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से नीचे गिराया जाता है, और बालू जो नीचे गिरता है वो कोन के आकार का हो जाता है ना। समझ में आया क्या। और कोन जो बना रहा है पर सेकेंड, जो उसको कोन का जो हाइट है ना, उसके रेडियस का 1/6 के बराबर है। तब कह रहा है क्या, उसके हाइट में चेंज ज्ञात करने के लिए यदि उसका हाइट 4 सेंटीमीटर का होगा। बस यही तो बात ये बोला क्वेश्चन वाला। समझ में आया क्या। अब चलिए हम आगे चलते हैं इसको करने के लिए। इसको कैसे करें, ऊपर से बालू गिरा और ये कैसा बन गया, कोन के आकार का बन गया ना, कोन का शेप बन गया है ना। तो ये मान लीजिए क्या है, इसका रेडियस है और ये हाइट है। ऐसे नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। यदि फिगर के जैसा देखा जाए ना,
तो आपको तो ये दिखेगा इस प्रकार से, फिर भी नहीं दिखेगा, और भी बड़ा होना चाहिए, बट रफ फिगर बना रहे हैं इसीलिए मान करके चलना पड़ेगा आपको कि सही में ऐसा होगा। अच्छा, इसका जो हाइट है इसको मान लेते हैं कैपिटल एच या स्मॉल एच, आपको जो भी मानने का मन है आप मान सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों में देखिए रिलेशन क्या दे रखा है, h इक्वल्स टू दे रखा है क्या, r/6, और चूंकि हाइट में चेंज निकालना है तो r को एलिमिनेट कर लीजिए, r को एलिमिनेट कीजिएगा तो r इक्वल्स टू निकाल लीजिए 6h, और देखिए दिया हुआ क्या है, dv/dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरे को कैसे पता चला, जो बालू गिरा वही कौन बनाया, जो उसका वॉल्यूम था वही कौन का वॉल्यूम होगा, बस आइडिया आ गया एक, है ना। तो ये देखिए इसका क्या होता है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल H लिए हैं, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 बाहर निकल जाएगा, और d, और यहाँ देखिए r के जगह पर मैं ये रख देता हूँ, चूंकि हाइट में चेंज निकालना था आपको तो रेडियस को एलिमिनेट कर लीजिए ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर 36h स्क्वायर, और h हो जाएगा 36h क्यूब। क्या आपको ये चमका यहाँ पर, r के जगह पर यदि आप 6h रखेंगे तो आ जाएगा क्या 36h क्यूब यहाँ पर, चूंकि π/3 बाहर निकल गया था, या नहीं तो चलिए नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ही निकाल लेंगे, पहले मेरे को वैल्यू रखने में क्या दिक्कत है। तो आ जाएगा क्या d/dt, इसके जगह पर रखेंगे तो आ जाएगा 36 πh³/3, और इधर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा सेकेंड कट रहा है। यहाँ देखिए सेकेंड लिखे हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 12 × 36, और 12 पाई dh³ इक्वल्स टू, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 से 12 कट गया, ये आ जाएगा क्या dh³ इक्वल्स टू 1/π, छोड़ दीजिए इधर, है ना, यूनिट बाद में लिखेंगे देखा जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा h³ का dc t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ये 3h² dh/dt इक्वल्स टू 1/π, तो dh/dt इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 पाई h²। क्या आपको महसूस हुआ हाइट में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर वही कर रहा है ना, हाइट में चेंज निकालना है जब उसका हाइट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर dh/dt में आपको h के जगह पर रखना पड़ेगा 4, तो यहाँ चलिए 3 पाई × h² का मतलब 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 16×48, तो 1/48 पाई। देखिए हाइट का यूनिट होता है सेंटीमीटर, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट किए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1/48 पाई, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या कर रहा है, इसका हाइट में चेंज आ रहा है ना। समझ में आया क्या, ये सब सॉल्व करना काफ़ी इजी है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, आप मान लीजिएगा यहाँ पर हाइट वॉल्यूम ये सब तो आप मान सकते हैं आराम से, लेट, है ना, भी है वॉल्यूम ऑफ कोन, और चलिए आर क्या है रेडियस ऑफ कोन, और इसमें क्या यूज़ किए हैं एच, हाइट ऑफ कोन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the total cost C of x in rupees associated with the production of
प्रोडक्शन ऑफ x units of an item is given by देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे ना तो काफ़ी आसान लगेगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही आपको करना है, बनाना ऐसे ही है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय इतना। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पर द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज, कह रहा है क्या, टोटल कॉस्ट जो है ना वो दे रखा है क्या, सी ऑफ एक्स इन रुपीज मतलब रुपीज में, है ना। और प्रोडक्शन आप समझते हैं, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, है ना। और एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, मतलब ये कह रहा है क्या, एक्स यूनिट आइटम का जो प्रोडक्शन हुआ है ना रुपीज में, उसका इक्वेशन दे रखा है। देखिए क्या, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, है ना। ये दे रखा है क्या, सी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसे मार्जिनल का बात करेगा, जैसे आप मार्जिनल समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हैं किसी दुकान में, उसमें कैसे बोलते हैं कि आप मेरे को इतना छूट कर दीजिए, है ना, आप मेरे को हम आपको इतना दे रहे हैं, आप मेरे को इतना में सामान दे दीजिए। सामान का रेट कुछ और रहता है, उसमें इतना % की छूट होती है। तो कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट जब निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप ये तो पक्का आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं उसके रेट में चेंज होने वाला होगा। अरे मार्जिनल का बात क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं वो कम करा रहा होगा ना, ग्राहक जो होगा कहीं ना कहीं कम करने का बात कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो उसका रेट है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आने वाला होगा। ये नहीं बोला कि क्या बदलाव लाया, हाँ अंतिम में बोल दिया जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करेगा ना तब उसका मार्जिनल प्राइस मुझे बताइए, है ना, कॉस्ट बताइए आप मुझे। सीधा सीधी जब मार्जिनल का मतलब भी चेंज ही होगा, जो भी उसका प्राइस था उसमें बदलाव होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या मांग रहा है, मार्जिनल कॉस्ट आपको समझ में आ गया ना। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, जो उसका प्राइस होगा उसमें बदलाव। उसका इक्वेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट का, है ना। तो आप ऐसे चेंज निकालना है इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। कब, जब एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17। बस करना कुछ नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स की जगह पर क्या कीजिए 17 रख लीजिए, है ना। बस कहानी खत्म। डिफ्रेंशिएट करना इसको कितना आसान है। अगला देखिए क्या करा है, इसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं 16 का। इसमें देखिए क्या करा है, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज received
from the sale of X units of a production is given by करना कुछ नहीं। देखिए मार्जिनल प्राइस यदि कहेगा निकालने के लिए तो इसमें आपको चेंज निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसके बाद x की जगह क्या करना है 7 रख देना है ना, कुछ भी नहीं है ये सब में। मार्जिनल का मतलब ही होता है जो अभी हम आपको इस क्वेश्चन में बताएं वही है ना। मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी आर ऑफ एक्स बाय डी एक्स, कब, जब x की जगह पर आपको रखना है 7। बस इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, x की जगह क्या कीजिए 7 रख लीजिए है ना। और 17 नंबर भी आप बना सकते हैं है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ये हम पहला नंबर के क्वेश्चन में ही कर दिए हैं। और अभी देखिए 18 नंबर भी वही बात कर रहा है जो हम 16 नंबर के क्वेश्चन में किए हैं है ना। बस आर ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की जगह क्या करना है आपको 15 डाल देना है ना, बस कहानी खत्म। इसमें ये मार्जिनल प्राइस निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है, इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ है जिसमें चेंज आपको निकालना है ना, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बस एक्स का वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला लेक्चर आएंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेकर के, ठीक है ना। आज आपका रेट मेजर खत्म हो गया और भी क्वेश्चन हम आगे टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम सब खत्म होने के बाद मेरा इच्छा करेगा वैसा लगाने का अच्छा क्वेश्चन तो और भी हम लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।